पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि के संबंध में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बैठक कहाँ हुई है? तो इसके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं बात कि व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये बेटा हमारी इंडस नदी से रिलेटेड है, जिसमें कि इस ट्रीटी में कुछ खास हमारा निकला नहीं है, बिकॉज 80% ऑफ वाटर जो है ये पाकिस्तान को मिलेगा इसका, और ओनली 20% हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज हमारा अब इस ट्रीटी के तरफ ज्यादा वो नहीं है, हमारा फोकस रहेगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ। व्हाट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? तो बेटा तुमने सुना होगा आईसीजे के बारे में, सुना है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, सुना तो होगा। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं वो इस आईसीजे में रिजॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक फेमस सा केस बताती हूँ तुमको कि हमारे केरला के कुछ फिशरमैन थे, उन फिशरमैन को इटली के जो नेवी का वेसल था, इटली के कोस्ट गार्ड वगैरह थे, उन्होंने उनको मार गिराया था लक्षद्वीप के आसपास। ठीक है, और उसका केस जब हमने इंडिया ने उसका केस किया तो उनको सुप्रीम कोर्ट में समन किया था, लेकिन वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए नहीं। उन्होंने कहा कि आपके इससे बाहर है, ज्यूरिडिक्शन है। ज्यूरिडिक्शन होता है ना, ज्यूरिडिक्शन क्या होता है पता है तुम्हें? ये थोड़ी लॉ की टर्म में तुम्हें पता होना चाहिए। ज्यूरिडिक्शन इट मींस कि बेटा जैसे कि तुम्हारे यहाँ के इस एरिया वाले जो भी केसेस हैं वो सेशन कोर्ट में जाएंगे। सेशन कोर्ट मतलब ये गाजियाबाद वाला कोर्ट, तो गाजियाबाद वाली कोर्ट को आपके इस एरिया का ज्यूरिडिक्शन होगा, तभी वो केस लड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर तुम्हारे साथ कोई घटना दिल्ली में हुई है और वो केस भी दिल्ली का है, तो आप वो दिल्ली में ही फाइल करोगे। ठीक है, आप यहाँ गाजियाबाद में आके उसे फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि गाजियाबाद की कोर्ट को उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा, दिल्ली की कोर्ट को उसका ज्यूरिडिक्शन है ना। ऐसे ही ज्यूरिडिक्शन होता है, तो उस ज्यूरिडिक्शन के तहत क्या था कि जो मछुआरे थे उनको इटली के जो नेवी की कोस्ट गार्ड वगैरह थे उन्होंने मार दिया था, और वो सुप्रीम कोर्ट आने से भी मना कर दिया था उन्होंने कि हम नहीं आ रहे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन वहां तक नहीं है। तो वो केस गया था इसमें आईसीजे में। ठीक है, उस केस में हम जीत नहीं पाए थे, हम यूएन क्लोज के तहत हार गए थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि यूएन क्लोज में लिखा हुआ है कि जो टेरिटोरियल वाटर था वो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर था। उन्होंने ये प्रूव कर दिया और वो केस हम हार गए। ठीक है, तो सेम ऐसे ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब समझो। आर्बिट्रेशन होता है मध्यस्थता। मध्यस्थता मतलब जो बीच बचाव करवाते हैं वो। ठीक है, इट मींस कि आप को दोनों को बैठाया जाता है, दोनों पार्टीज को, और दोनों पार्टीज को बैठा के वो जो मसला है वो आपस में ही सुलझाया जाता है। ठीक है, और इसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के नाम से जाना जाता है। और अभी इसकी बैठक जो हुई है वो वियना ऑस्ट्रिया में हुई है। और ऐसा नहीं है कि सभी जाते हैं बेटा, हमारे यहाँ से कोई सीनियर एडवोकेट चले जाते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के वो भेज देते हैं। तो एक तो रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, और हमारे यहाँ से बेटा हमें रिप्रेजेंट करने के लिए जो एडवोकेट गए हैं वो गए हैं हरीश साल्वे। ये बहुत फेमस से एडवोकेट है हरीश साल्वे। ठीक है, ये वहां पर गए हुए हैं इस ट्रीटी के संबंध में जो बैठक हो रही है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, इतना ही याद रखना है। अब हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार विलुप्त होने की कगार पर विश्व का सबसे बड़ा फूल, तुमने देखा है ये विश्व का सबसे बड़ा फूल कभी देखा है? रेफ्लेसिया। नहीं देखा? नहीं देखा तो तुम्हें देखना चाहिए। नहीं देखा रेफ्लेसिया कभी भी? तुमने यही नहीं सुना कि विश्व का सबसे बड़ा फूल भी है कोई? चलो, रेफ्लेसिया नहीं देखा है तो देख लो। दिस इज रेफ्लेसिया, दिस इज रेफ्लेसिया, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है। और इसे डेड डेड वो भी कहते हैं,
डेड फ्लावर भी कहते हैं बिकॉज इसमें फिर स्मेल ऐसी आती है कि जैसे कोई डिकम्पोज बॉडी होती है तब आती है। ठीक है, तो दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर रेफलेसिया। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये इसकी स्टडी एक सामने आई है और इन्होंने कहा है कि रेफलेसिया जीनस का जो एक फ्लावर है, रेफलेसिया जीनस जो है विलुप्त होने वाला है, एक्सटिंक्शन की कगार पर है। ठीक है, देखो इतना दुर्लभ प्रजाति का फूल विलुप्त होने वाला है, एक दिन सब विलुप्त हो जाएंगे। तो रेफलेसिया जीनस का जो फूल है ये विलुप्त होने वाला, विलुप्त होने की देखो सबसे जो मेन कारण अब आ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, और ठीक से इनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इस वजह से ये चीजें विलुप्त हो रही है। ठीक है, इसमें बेटा टोटल 42 स्पीशीज हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखी गई हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और इन 42 में से ये भी आता है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। इट मीन्स के एक दिन ये नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखो, रेफरेसिया जीनस का है, 42 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और बेटा इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, मतलब जिस उसमें पाया जाता है इस क्षेत्र में, वहां पर हैबिटेट लॉस इसका हो रहा है। और ये ज्यादातर पाया जाता है बेटा ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और थाईलैंड में। ठीक है, इसके बाद देखो वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलो अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले तो समझो नॉर्मन बोरलो अवार्ड क्या होता है। बेटा नॉर्मन बोरलो तुमने सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन कभी सुना है नाम? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, एक लाइन में बता दो। ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, सुना है? नहीं सुना? चलो अभी बता रहे हैं। तो 1960s में क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे भारी धान की कमी हो गई थी, धान की कमी हो गई थी। हम नए नए स्वतंत्र हुए थे 1947 में। ठीक है, अब नए नए जब स्वतंत्र हुए थे तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ कुछ नहीं छोड़ कर गए थे, तुम्हें पता ही है, इकोनॉमी ड्रेन करके गए थे सारा, सब कुछ अपने वहां उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। हमारा जितना भी ट्रेड था, हमारा हैंडीक्राफ्ट, हमारा एग्रीकल्चर, सब वो खत्म करके चले गए थे। ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, जीडीपी हमारी बहुत कम थी। ग्रोस देखा, जीडीपी का मतलब पता है तुम्हें? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो जीडीपी है हमारी वो भी बहुत लो थी, और वैसे भी अर्निंग भी नहीं थी, और हमारे यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में फूड भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, फूड का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था। तो नॉर्मन बोरलो ने उस समय एक सीड का आविष्कार किया था एग्रीकल्चर में, जिसे कहते हैं HYV सीड, हाइब्रिड वेराइटी के, हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स। ये सीड्स कैसे होते हैं कि इनको जो इनका प्लांट होता है वो शॉर्ट हाइट का होता है, लेकिन उसमें जो ग्रेन कंटेंट उसमें होता है, ग्रेन्स जो होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो इंडिया में वैरायटी है वो था, लेंथ तो उनकी ज्यादा होती थी ग्रेन की, और उसमें ग्रेन कम होते थे। ठीक है, जैसे कि गेहूं की हम एग्जांपल ले ले या राइस का। तो नॉर्मल बोरलो जो है, दिस इज द मैन हु इज बिहाइंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने HYV सीड और ये सारे इसका आविष्कार किया। और हमारे यहाँ पे जब ये वाले सीड इंट्रोड्यूस किए गए, किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, MS स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है इन इंडिया। और हमारे यहाँ पर फिर सबसे पहले ये जो वो हुआ, HYV सीड का जो क्या कह सकते हैं उसको, इंट्रोडक्शन कहाँ पर हुआ बेटा? पंजाब और हरियाणा में। वाई पंजाब और हरियाणा? और अगर क्यों और जगह पर क्यों नहीं किया गया, पता है तुम्हें?
क्योंकि इन पंजाब और हरियाणा फार्मर्स जो हैं वो बिग फार्मर्स हैं एंड दे आर रिच फार्मर्स, ठीक है। जो पुअर फार्मर हैं, छोटे होल्डिंग वाले फार्मर्स थे, वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद इनको लार्जर अमाउंट में फर्टिलाइजर चाहिए होता है और हाई अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, और वो सिर्फ ऐसी जगह पर भी अवेलेबल हो सकता है जो कि बिग फार्मर हो, जो कि रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले वहां इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर 1960s के बाद हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद चावल और गेहूं फूड प्रोडक्शन में हम क्या हो गए, सफिशिएंट हो गए, और अब हम इतने कैपेबल है कि अब अदर कंट्रीज को भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अदर कंट्रीज को भी, अफ्रीकन कंट्रीज जो है हम ही पर डिपेंडेंट है फॉर राइस और व्हीट, ठीक है। तो नॉर्मन बोलरो जो है ये वही है जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो HYV सीड है उनको इंट्रोड्यूस किया था, और इस ये जो अवार्ड है उन पर्सन्स को दिया जाता है जिन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च में कुछ अच्छा किया हो, ठीक है। तो इस बार जो ये अवार्ड मिला है वो मिला है स्वाति नायक को। और वाई स्वाति नायक, क्योंकि स्वाति नायक ने एक ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी बनाई है, कहां पर, उड़ीसा में। अभी एक ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटी इंट्रोड्यूस की गई है उड़ीसा में। ड्रॉट रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब ऐसी फसल जो कि अगर बहुत कम पानी भी हो तब भी वो उग जाएगी, ठीक है। किसकी फसल है, धान की। उड़ीसा वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, धान। धान क्या होता है, हाँ भाई धान क्या होता है ये तो पता होगा, चावल, ठीक है। शाहभागी पैडी, शाहभागी पैडी इन्होंने मयूरभंज उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया है स्वाति नायक ने। और शाहभागी पैडी जो है वो राइस की एक वैरायटी है जो कि बेटा ड्रॉट में भी, मतलब कम पानी में भी, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है, कम पानी में भी ये उग जाएगी, ठीक है। फायदा तो है, चावल पानी लेता है स्टार्टिंग में, तुम्हें पता है चावल अब बोया गया होगा, तो अब कब बोया जाता है चावल पता है तुम्हें, राइस हमारे यहाँ खारिफ की फसल है। खारिफ की फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई में, और काटी कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। नवंबर से तो पहले ही कट जाती है, अक्टूबर में कट जाती है, ठीक है। तो इसको बोने के टाइम तो बहुत पानी चाहिए होता है चावल को, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो इन्होंने वहां पे ये ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी मयूरभंज उड़ीसा में स्वाति नायक ने इंट्रोड्यूस की है, और इसी रिसर्च के लिए इनको नॉर्मन बोरलो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 1000 साल पुराने एलियन के शव को प्रस्तुत किया गया। भाई ये तुम लोगों को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्टोरी, और स्टोरी है किसके बारे में, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सुना तो होगा तुमने एलियन के कॉर्पस, सी तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस एलियन, मैक्सिको में जो एलियन के कॉर्पस मिले हैं। तो मैक्सिको की जो कांग्रेस है, मैक्सिको की कांग्रेस में अभी एक दावा हुआ है कि कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड यूएफओलॉजिस्ट है। यूएफओलॉजिस्ट मतलब, यूएफओ मतलब जो एलियंस हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं यूएफओलॉजिस्ट। तो वहां के कुछ यूएफओलॉजिस्ट है, उसमें एक नाम है जैम मुसेन। तो जैम हुसैन ने ये क्लेम किया है कि उनके पास 1000 साल पुराने एलियन के कॉर्पस मिले हैं। एलियन के कॉर्पस मींस कि डेड एलियंस, ठीक है। 1000 साल पुराने डेड एलियंस मिले हैं, और उन्होंने वहां की कांग्रेस में ये कहा है कि ये कस्को पेरू से वहां पर उनको रिसीव हुए, कस्को पेरू से वहां पर उनको रिसीव हुए हैं, और रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से वो 1800 ईयर पुराने हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने ये दावा किया है। मैक्सिको में वहां पर एक वो है सेल्फ प्रोग्राम्ड यूएफओलॉजिस्ट जिनका नाम है जेम मुसेन। जेम मुसेन ने ये दावा किया है कि
उनके पास 1000 साल पुराने डेड एलियंस हैं, उनकी बॉडीज उनके पास अवेलेबल। ठीक है, कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 1800 ईयर पुराने। ठीक है, लेकिन जैसे ही बेटा इन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही इन पर वो भी आना, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो एक एक बहुत फेमस सा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ये एलियन है तो 1000 साल पुराने जो एलियन है, अब से पहले आपने अनवेल क्यों नहीं किया? ठीक है, अब तो ये है। और दूसरा, ये इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये एलियन ना हो, ये बच्चों की ममीज हो। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनकी मम्मी हो, जो पुराने टाइम में कुछ बच्चे उस एरिया में रहने वाले इस तरह के दिखते थे। तो बहुत अलग अलग आर्ग्यूमेंट इसके बारे में आ रहे हैं। बट हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पाए हैं, तो मेक्सिको नाम याद रखना। जेम हुसैन का नाम पूछ सकते हैं, तो जेम हुसैन का नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का अनावरण किया, उद्घाटन करने वाले हैं? ठीक है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में बेटा हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रमीला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? तो उड़ीसा राज्य में विधानसभा में फर्स्ट टाइम कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है, फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन। फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन चुनी गई है। ठीक है, उड़ीसा में। 19वें एशियाई खेल, एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो बेटा एशियाई गेम्स जो है ये स्टार्ट हो गए हैं होन्शु या होंगजू, चाइना में। ठीक है, इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है, स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि हिंदी में तो कुछ और ही लिखा जाएगा और मीनिंग भी अलग हो जाती है। तो होन्शु चाइना में ये हो रहे हैं। और हमारे यहाँ से ध्वजवाहक कौन कौन है? एक तो लेवोलिना है। ध्वजवाहक मतलब, ध्वजवाहक कौन होंगे? मतलब जो झंडा, देखा है तुमने कभी सेरेमनी देखी है किसी उसकी? और हरमनप्रीत, लेवोलिना कौन है और हरमनप्रीत कौन है? लेवोलिना कौन है? शी इज अ बॉक्सर प्लेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया की जो बॉक्सर है वो लेवोलिना है। और हरमनप्रीत का किस खेल से संबंध है? हरमनप्रीत कौन है? हमारे विमेन क्रिकेट टीम की वो है कैप्टन, विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। तो ये हमारी ध्वजवाहक रहेगी। ध्वजवाहक मीन्स जो बेटा झंडे को लेकर जाते हैं और टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर टीम आती है ना अपना अपना झंडा लेकर, तो वो टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसके साथ एक और कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है कि अरुणाचल प्रदेश के 3 प्लेयर को चाइना ने कंट्री में एंटर नहीं करने दिया है। अरुणाचल प्रदेश के 3 प्लेयर को क्यों? क्योंकि चाइना की पुरानी राइवलरी है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना कहता है कि ये हमारा ही हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। वो इंडिया के क्लेम को भी मना करते हैं कि इंडिया का अरुणाचल प्रदेश पे कोई क्लेम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ठीक है, तो इस वजह से वहां के जो 3 प्लेयर और एशियन गेम्स में वहां पे जाने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये भी कंट्रोवर्सी चाइना की है। ये हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं कहने का बहाना। प्रोजेक्ट नीलगिरी टहर, नीलगिरी टहर किस राज्य ने लॉन्च किया? देखो तमिलनाडु राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी टहर लॉन्च किया गया था, क्योंकि बेटा ये एंडेंजर्ड लिस्ट में था आईयूसीएन की। नीलगिरी टहर जो है ये वहां का राज्य पशु है, उनका स्टेट एनिमल है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी टहर। और ये ऐसा दिखता है जैसे हिरन होता है ना, सेम ऐसे ही होता है नीलगिरी टहर। और ये नीलगिरी पहाड़ियों में ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य में आदि शंकराचार्य की किस राज्य में 108 फीट टॉल मूर्ति का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन हुआ है बेटा मध्य प्रदेश में।
और इसके बारे में याद रखना, आदि शंकराचार्य की 108 फीट मूर्ति का अनावरण किया गया है। आदि शंकराचार्य जो हैं ये हमारे संत थे हमारी कंट्री में,